Hey guys, welcome back to our channel and we are going to start the second chapter of history for class 9th and the name of chapter is India Events after 1960. So यहाँ पे 9th क्लास की हिस्ट्री में हम सारी की सारी हिस्ट्री इंडिपेंडेंस के बाद की पढ़ने वाले हैं. सो इंडिया को बेसिकली इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में. ठीक है, अब 1947 से लेकर आज तक इंडिया में क्या क्या इवेंट्स होते आ रहे हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे के सारे चैप्टर्स में. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 कॉमन एरा. सो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 कॉमन एरा में. इंडिया जो है वो ब्रिटिश के अंडर में था 1947 के पहले. ठीक है, 1947 को 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया. देन इंडिया एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन 1950 एंड बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक नेशन. देखो 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिल गया, लेकिन इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला तो अब सरकार चलाने की जिम्मेदारी किस पे आ गई. 1947 के पहले हमारे देश की सरकार कौन चला रहा था? तो 1947 के पहले हमारे देश पर राज कर रहे थे ब्रिटिशर्स और ये ही हमारे देश की सरकार चला रहे थे. लेकिन अब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल गई तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिशर्स जो है ये अपने देश वापस चले गए, ब्रिटेन में वापस चले गए. ठीक है, अब क्या हुआ, इंडिया को चलाने के लिए इंडिया को एक सरकार की ज़रूरत थी. अब ये सरकार कहाँ से लाए? तो इंडिया को जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई थी, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे महात्मा गांधी जी थे, बाबा साहेब आम्बेडकर जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे. इन सब ने मिलकर क्या किया, इन सब ने मिलकर हमारे देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. ठीक है, हमारे देश के लिए क्या बनाया इन्होंने? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ होती है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक बुक होता है. क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक बुक होता है और इस बुक में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं. अब ये बुक बनाई किसने और ये रूल और रेगुलेशन कहाँ से लाए गए? तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी जो थे हमारे, इनको कौन नहीं जानता है ना, ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, और इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता थे ये. हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने ही बनाया था. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया. साथ में अभी इन्होंने अकेले नहीं बनाया, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे सब ने मिलकर इस पे बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक बहस की. देखो 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, इसको फ्रीडम मिला, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कब बन रहा है? 1950 आते आते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है. मतलब इतने साल, 47 के बाद 48, 49, 50, लगभग 3 साल लग गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली कब बन गया? 1950 में आकर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लाई भी कर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया पे लागू भी कर दिया गया 1950 में. 1950 में कब? तो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया ने मान लिया, इसलिए हम 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे मनाते हैं. और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस मिला था, इसलिए 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. तो और इसी के साथ जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो हमारा इंडिया जो है ये सोवरेन डेमोक्रेटिक नेशन बन गया. नेशन मतलब कंट्री है ना, लेकिन ये दो बड़े बड़े वर्ड्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ठीक है, तो इंडिया सॉवरेन बन गया. सॉवरेन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा देश जो अपने फैसले खुद लेता है और किसी बाहर का देश उसको ये नहीं बोल सकता कि तुम ऐसा मत करो या वैसा मत करो. जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, अगर हम कहें कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया की जो सरकार है ये खुद से अपने फैसले ले सकती है. कोई भी दूसरे देश की सरकार या कोई भी आउटसाइड पर्सन इंडिया में आके ये नहीं बोल सकता कि तुम्हें हमारे हिसाब से चलना होगा या फिर ये करना होगा, वो करना होगा. ठीक है, कोई भी दूसरे देश की सरकार हमारे फैसलों में इंटरफेयर नहीं कर सकती. इसी को कहा जाता है सॉवरेनिटी. तो इंडिया इज़ सॉवरेन. 1950 के बाद इंडिया क्या बन गया? सॉवरेन. साथ ही डेमोक्रेटिक भी बन गया. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि हम ही अपनी सरकार को चूज़ करते हैं. कैसे चूज़ करते हैं? हम वोट देते हैं भाई, है ना. तो वोट के ज़रिए या वोट के सहारे हम अपने सरकार को, अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं. इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक नेशन.
तो 1950 में इंडिया सोवरेन भी बन जाता है, डेमोक्रेटिक भी बन जाता है। देखो भाई, इंडिया को आज़ादी मिल गई, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक नेशन बन गया। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो आगे बढ़ते हैं। द इंडियन सोसाइटी इज़ मल्टीकल्चरल एंड पीपल ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, एथनिसिटीज़ एंड कास्ट आर लिविंग टुगेदर। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की सोसाइटी जो है वो मल्टीकल्चरल है। मल्टीकल्चरल मतलब आपको एक ही जगह पे बहुत सारे कल्चर दिखाई देंगे। कल्चर मतलब जैसे हम अलग अलग टाइप की ड्रेस पहनते हैं, अलग अलग टाइप की लैंग्वेज बोलती है ना। नॉर्थ में देखो तो आपको वो लोग बहुत ही अजीब सी ड्रेस पहने हुए दिखेंगे। मिडल इंडिया में आ जाओ, जैसे महाराष्ट्र में आ जाओ तो बहुत ही अलग टाइप की ड्रेस मिलेगी, जैसे लुगड़ा वगैरह पहनते हैं ना। फिर साउथ में चले जाओ तो उनकी भी बहुत ही एकदम लंबी लंबी सी ड्रेसेस होती हैं। गुजरात में चले जाओ तो घाघरा वगैरह दिखाई देगा। राजस्थान में चले जाओ, उनकी भी अलग ड्रेस होती है। तो ये मल्टी कल्चरल है, साथ ही लैंग्वेज भी अलग अलग बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया है तो पूरे इंडिया में हिंदी चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। साउथ में जाके देखो, उन लोगों को हिंदी आती ही नहीं है, वो लोग बस बोलते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं और अपने अपने स्टेट की लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल, तेलुगु वगैरह। वहीं नॉर्थ में चले जाओ, इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है, वो लोग अपनी ही लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे दिल्ली के लोग हैं, बिहार के लोग हैं तो बिहारी बोलेंगे, दिल्ली के लोग हिंदी बोलते हैं ज़्यादा, है ना। तो ये इंडिया जो है ये मल्टी कल्चरल है, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग एक साथ यहाँ पे आके रहते हैं। इनफैक्ट एक फैक्ट की बात बताऊँ, हुआ क्या था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना, तो सब जो बाकी देश की सरकारें थी ना, वो क्या बोल रही थी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि इंडिया मल्टी कल्चरल है और बहुत सारे लोगों के लिए हम एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, है ना। तो बाहर के लोगों ने बोला था कि इंडिया की सरकार जो है ना, ये ज़्यादा दिन तक टिकने विकने वाली नहीं है, क्योंकि इनके इंडिया में डाइवर्सिटी ही इतनी है। लेकिन आज तक अगर हम बात करें, आज तक 2023 चल रहा है, आज भी हमारी सरकार ज़िंदा है ना। आज भी हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, मतलब हमने बाकी देश की बातों को झूठा ठहरा दिया है और आज भी हम इंडिपेंडेंट हैं। सो यहाँ पे मल्टीकल्चरल लोग हैं, ठीक है। साथ ही वेरियस लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन फॉलो किए जाते हैं। कोई हिंदुज़म, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बुद्ध है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। देन एथनिसिटीज़ के लोग रहते हैं। एथनिसिटीज़ मतलब क्या होता है, देखो अगर हम इंडिया में देखें तो हमें कैसे लोग मिलते हैं, थोड़े से काले काले सावले सावले, है ना। वहीं चले जाओ आप अमेरिका में आपको दिखेगा एक भी काला पर्सन नहीं, सबके सब गोरे चिट्टे होते हैं। तो अमेरिका के लोग जो है ना, ये डिफरेंट रेस के हैं। क्या बोला मैंने? डिफरेंट रेस के हैं। इसको बोलते हैं एथनिसिटी। दिखने में जो डिफरेंस होता है ना थोड़ा सा। अफ्रीका में चले जाओ, कैसे दिखेंगे आपको लोग? एकदम ही काले काले से लोग दिखते हैं वहाँ पे अफ्रीका में। लेकिन इंडिया में ना सब मिक्स है, आपको गोरे भी दिखेंगे, थोड़े सावले भी दिखेंगे, थोड़े काले भी दिखेंगे, और कोई एकदम लंबा दिखाई देता है जिसका कद एकदम अच्छा खासा हट्टा कट्टा होता है, कोई एकदम पतलू सा भी दिखाई देता है। तो ये डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोग हैं, डिफरेंट रेस के लोग हैं, जो सब एक साथ रह रहे हैं मिलजुल कर इंडिया में। ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया नीडेड टू सॉल्व डिफरेंट इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। अब क्या होता है, इंडिया को जैसे ही इंडिपेंडेंस मिलती है ना, तो इंडिया में क्या ज़रूरत थी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिया में। देखो, गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी नहीं मिल रही थी भाई लोगों को, ये दूसरी प्रॉब्लम थी, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो इंडिया की सरकार को सुलझानी थी। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन was a means to achieve economic development and to eliminate poverty in India। अब इन्होंने क्या किया, मतलब हमारे देश की सरकार ने क्या किया, एक प्लानिंग कमीशन बना दी। प्लानिंग कमीशन क्या करती थी, हर 5 ईयर में एक प्लान बनाती थी। किस लिए? कि हमारी इकोनॉमी को, यानी हमारी इकोनॉमी मतलब क्या होता है, पैसा, ठीक है। तो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको कैसे सुधारा जा सके, या बाकी का एग्रीकल्चर वगैरह, इन सब के लिए एक प्लान बनाती थी जिसको बोलते थे 5 ईयर प्लान। कौन बनाती थी? प्लानिंग कमीशन। और ये प्लानिंग कमीशन को किसने बनाया था? सरकार ने बनाया था, ठीक है। तो ये प्लानिंग कमीशन को बनाया, किस लिए बनाया? डेवलपमेंट के लिए, डेवलप करने के लिए। साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी जोर दिया सरकार ने। देखो, अगर हाथ से हम काम करें ना तो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। वहीं इंडस्ट्रीज़ में अगर मशीनों पे काम करें ना, तो जो 2 घंटे की चीज़ है ना, वो 2 मिनट में आपको तैयार मिल जाएगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है देश की सरकार ने। इससे क्या होगा, इंडिया की जो गरीबी है वो दूर होगी, साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, है ना। पैसे वैसे भी अच्छे खासे आ जाएंगे इंडिया में, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाएंगे तो इंडिया के लोग तो उसको यूज़ करेंगे ही, साथ ही उस सामान को हम देश के बाहर भी भेज सकते हैं। अगर देश के बाहर भेजा हमने, समझो अमेरिका वालों
को हमने भेजा तो अमेरिका के लोग क्या करेंगे, हमें पैसा भेजेंगे, है ना, फ्री में तो हम सामान देंगे नहीं। तो इससे क्या होगी, इंडिया की कमाई होगी, इससे हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी। सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड फेथ इन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू अचीव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखो हम हर 5 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, ये तो पता ही होगा आपको। हर 5 ईयर्स में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, जिसमें हम लोग वोट देने जाते हैं और अपनी सरकार को सिलेक्ट करते हैं। अगर मान लो इस बार मैंने मोदी सरकार को वोट दिया, 5 साल मोदी सरकार ने कंप्लीट कर लिया, लेकिन मुझे लगा कि यार मोदी सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो मैं अगले इलेक्शन में क्या कर सकती हूँ, अगले इलेक्शन में मैं नहीं दूंगी उसको वोट, मैं किसी और को वोट दूंगी, है ना। फिर मैंने दूसरी सरकार को वोट दिया, फिर मुझे लगा वो भी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो फिर अगले 5 साल आएंगे, फिर मैं क्या करूँगी, फिर किसी और को वोट दूंगी। तो ऐसे करके हमारे पास ये राइट है कि हम उसको वोट दें जो हमें पसंद है। इसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, मतलब एक ही सरकार है ना, वो काम करती रहेगी और अच्छा काम कर रही है तो लोग उसी को वोट देंगे, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, सरकार ऐसे बार बार गिरेगी नहीं। At the same time, several social reforms, including policies and programs for the weaker sections of the society, were sought to be implemented. अब जो weaker sections है सोसाइटी के, weaker section मतलब जो कमज़ोर sections है, जैसे हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो दलित है ना, इनको वीकर सेक्शन माना जाता था, क्योंकि लोग ही उनको ऐसे देखते थे, अशुद्ध की नज़र से देखते थे कि ये लोग जो है ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते, ये लोग जो है इनको पढ़ने नहीं देना चाहिए, मंदिरों में एंट्री नहीं देनी चाहिए। तो ये सारी जो गलत चीज़ें थी, इनको दूर करने के लिए भी वीकर सेक्शंस के लिए कुछ लॉज बना दिया। वीकर सेक्शंस के लिए सबसे बड़ा लॉ कौन सा बना दिया, रिजर्वेशन का, है ना। जॉब में और एजुकेशन में जो भी वीकर सेक्शन है, SC ST कम्युनिटी को, इनको रिजर्वेशन देते हैं। रिजर्वेशन मतलब कि इनके लिए फ़ीस थोड़ी सी कम कर देंगे, है ना, इनके लिए सीट्स जॉब में ज़्यादा अवेलेबल कर देंगे, इनके लिए थोड़ी मार्क्स का जो क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए वो लो कर देंगे। ये सब इनके लिए फैसिलिटीज़ हैं। क्यों फैसिलिटीज़ दी गई है, ताकि ये लोग समाज में आगे आ सके और कोई इन पर अपना दबाव ना बना सके, ठीक है। फिर तो 1960s, अब हम पढ़ेंगे 1960s के बारे में। लेकिन ये 1960s क्या है ना, 1960 तो हमें पता है, 1960 क्या होता है, 1960 साल। लेकिन 1960s क्या होता है, देखो 1960s होता है 1960 से लेकर 1970 तक के जो पूरे साल थे, इनको क्या बोलते हैं, 1960s। ये सब क्या किस में आते हैं, 1960 में। तो 1960 से लेकर 1969 तक, 1970 जो है वो 1970s में आ जाएगा। 1960 से 1969 तक इंडिया में क्या क्या हुआ, ठीक है, इन 10 सालों में, 60 को भी तो पकड़ेंगे, 10 सालों में इंडिया में क्या क्या हुआ ये हम पढ़ेंगे। सो इन द डेकेड ऑफ 1960, डेकेड मतलब 10 साल, ठीक है। 1960 के जो 10 साल थे उसमें सेवरल इवेंट्स हुए, बहुत सारे इवेंट्स हुए, और उन इवेंट्स का इंडिया की पॉलिटिक्स पर, इंडिया की सरकार पर बहुत सारे इफेक्ट्स भी हुए। द रीजन्स ऑफ गोवा, दीव एंड दमन वेयर फ्रीड फ्रॉम पोर्तुगीज रूल एंड बिकेम पार्ट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन। जो गोवा था, गोवा क्या है, मुंबई के पास में इंडिया का स्टेट है एक, ठीक है। तो गोवा पे और दीव दमन, ये जो है ये आइलैंड्स हैं इंडिया के, इन पे पोर्तुगीज़ का रूल था। किसका रूल था, पोर्तुगीज़ मतलब जो पोर्तुगल कंट्री होते हैं ना, ये भी ब्रिटिशर्स जैसे ही थे। पोर्तुगल कंट्री के जो लोग हैं उनको बोलते हैं पोर्तुगीज़। जैसे इंडिया के जो लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, इंडियंस, वैसे पोर्तुगल कंट्री के जो लोग हैं उनको बोलते हैं पोर्तुगीज़। अब ये पोर्तुगीज़ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गोवा को और दीव और दमन को अपने कब्जे में कर रखा था बहुत टाइम से, इनफैक्ट 1960 तक। लेकिन 1960 में क्या हुआ, गोवा और दीव दमन को हमने छुड़ा लिया पोर्तुगीज़ के कब्जे से और इंडिया में शामिल कर लिया, ठीक है। द टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर विच हैड बीन राइजिंग सिंस 1950 कल्मिनेटेड इन द वॉर ऑफ 1962 बिटवीन टू कंट्रीज़। अब क्या हो रहा था यहाँ पे, इंडिया और चाइना, ये हमारा ऊपर का पोर्शन है इंडिया का, जम्मू कश्मीर वाला, और यहाँ पे चाइना है। ये क्या है, इंडिया है, और यहाँ पे ऊपर आता है चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में ना बहुत सारे दंगे फसाद लगे पड़े थे, ठीक है। चाइना बोलता है ये वाला जो रीजन ये हमारा है इंडिया का, इंडिया बोलता है नहीं भाई ये तो हमारा ही है, उल्टा ये वाला रीजन भी हमारा है, ठीक है। तो ऐसे लैंड को लेकर बहुत सारे इश्यूज पूरे वर्ल्ड में दिखाई देते हैं। देखो इंडिया पाकिस्तान, इधर से इंडिया और पाकिस्तान में भी बहुत सारे झगड़े होते हैं, इधर इंडिया और चाइना में भी झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
1962 आते आते ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर हो जाती है, एक बहुत बड़ी वॉर हो जाती है। किस किस के बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। और ये वॉर कहाँ पे होती है? मैकमोहन लाइन पे। मैकमोहन लाइन कौन सी है? ये जो लाइन है ना इंडिया और चाइना के बीच की, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। तो इंडिया और चाइना के बीच में, ये आप याद रखना, इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में वॉर होती है। इस वॉर को क्या बोलते हैं? इंडो चाइना वॉर। क्या बोलते हैं? इंडो मतलब इंडिया, चाइना मतलब चाइना। इंडो चाइना वॉर होती है और ये कहाँ पे होती है? मैकमोहन लाइन पे। आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द कंट्री। देखो इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने? सरकार तो बन गई इंडिया की, लेकिन सरकार में एक प्राइम मिनिस्टर तो रहेगा। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है हमारे। वैसे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस टाइम पे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको प्यार से लोग चाचा नेहरू भी बोलते थे। तो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और ये जो है ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। देन नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, अच्छा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी मतलब क्या होता है? कि इंडिया के और फॉरेन कंट्रीज़ के, देखो फॉरेन मतलब ना अमेरिका नहीं होता। मैंने बहुत बार देखा है जब हम इंडिया में फॉरेन बोलते हैं ना, तो लोग बोलते हैं, जैसे मैंने अगर बोला कि ये बंदा फॉरेन गया है, तो फॉरेन का मतलब क्या? कि ये अमेरिका गया है। तो देखो फॉरेन मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं होता भाई, फॉरेन मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें आती है फॉरेन में। सो नेक्स्ट, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज सिग्निफिकेंट। अब हमने बात की पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इनका जो कंट्रीब्यूशन था सोशल डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा था। मतलब इन ऑल इंडिया के डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत वर्क किया है। जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन 1964। देखो 1947 में जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के, 1964 में इनकी डेथ हो जाती है, ये चले जाते हैं। ठीक है, अब इनके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट पीएम। इनके बाद कौन पीएम बनते? सेकंड पीएम, सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन बनते? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री सक्सीडेड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री और सेकंड प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के। ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर द कश्मीर इशू इन 1965। देखो अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि ये इंडिया का बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर वाला रीजन है ये इंडिया का, और यहाँ पे जो है यहाँ चाइना आता है, ये हमारा इंडिया है, और यहाँ पे आता है पाकिस्तान। अब इंडिया और चाइना के बीच में तो वॉर हो गई। अब क्या होता है? अच्छा, इंडिया और चाइना की जब वॉर हुई तब बताओ प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ना, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। अब इंडिया और पाकिस्तान की भी वॉर हो जाती है 1965 में। कब होती है? 1965 में। और अब प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? अब होते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो ये दो वॉर आप याद रखना, एक तो थी इंडिया और चाइना के बीच में वॉर, कब होती है? 1962 में। दूसरी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर, ये कब होती है? 1965 में। ठीक है, नेक्स्ट, द सोवियत यूनियन ट्राइड टू मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज़। अब इन दो कंट्रीज़ के बीच में, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराने की कोशिश की सोवियत यूनियन ने। सोवियत यूनियन मतलब रशिया ने। उस टाइम पे वर्ल्ड की सुपर पावर थी, एक तो रशिया थी और दूसरी अमेरिका थी। ये दोनों जो कंट्रीज़ थे ना, ये बहुत ही हाई लेवल पे थे उस टाइम पे, मतलब पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे थे, ये ऐसा हम बोल सकते हैं। देन उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक स्लोगन दिया था। देखो इंडिया की और पाकिस्तान की वॉर चल रही है यहाँ पे 1965 की, और उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी स्लोगन दे रहे हैं, कौन सा? जय जवान जय किसान। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया था? तो आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री। इसमें इन्होंने क्या किया? इंडियन सोल्जर्स और इंडियन फार्मर्स दोनों का इंपॉर्टेंस बताया है। जवान मतलब क्या होता है? सोल्जर्स इंडिया के जो फाइट कर रहे हैं बॉर्डर पे। किसान मतलब क्या होता है? हमारे फार्मर्स। तो इन दोनों को ही इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। लाल बहादुर शास्त्री ब्रेथेड इज लास्ट एट तशकेंत इन 1966। 1966 में तशकेंत नाम की एक सिटी है, उज़्बेकिस्तान में है, ये इंडिया में नहीं है।
तो वहाँ पे उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ ली थी। अब ये तशकेंत क्यों गए थे इंडिया को छोड़ के? देखो, इंडिया और पाकिस्तान में वॉर चल रही थी, तो उसी वॉर को सुलझाने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था तशकेंत में। तो वहीं पे वो ट्रीटी पे साइन करने के लिए तशकेंत गए हुए थे और इनकी वहाँ पे अगले ही दिन डेथ हो जाती है 1966 में। अब ये डेथ क्यों होती है इनकी, कैसे होती है? इनकी वाइफ जो थी उन्होंने ऐसा बोला था कि उनको पॉइजन दिया गया था, लेकिन आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है कि इनकी डेथ कैसे हो जाती है, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी फिर इंदिरा गांधी। देखो, सबसे पहले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन कौन आते हैं? देन आते हैं लाल बहादुर शास्त्री एंड थर्ड नंबर पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं इंदिरा गांधी। सो इंदिरा गांधी वॉज वेरी फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी ये इंडिपेंडेंट इंडिया की ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। अब इन्होंने क्या किया था? 1966 में ये प्राइम मिनिस्टर बन गई। ड्यूरिंग हर टेन्योर पाकिस्तान्स ऑपरेसिव पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर। अब क्या हो रहा है? पाकिस्तान जो है इसकी ऑपरेसिव पॉलिसीज चालू हो गई। ऑपरेसिव मतलब दबाव बनाने लगा ये एक तरह से, किस पे? ईस्ट पाकिस्तान पे। ये ईस्ट पाकिस्तान क्या है? देखो, अगर ये इंडिया है ना, ये इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे नीचे की तरफ ना ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और इसी को आज हम बोलते हैं बांग्लादेश। आज क्या बोलते हैं इसको? बांग्लादेश। पहले इसका नाम क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान जो है ना, ये ईस्ट पाकिस्तान पे हमेशा दबाव बना के रखता था। अब ऐसा क्यों होता था कि पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान पे दबाव बना रहे हैं? देखो, पाकिस्तान में मोस्टली अगर हम बात करें तो मुस्लिम मेजॉरिटी है ना, मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं। और ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में बात करें तो बंगाली लोग ज़्यादा थे। कौन से लोग ज़्यादा थे? बंगाली। तो इन दोनों के बीच में दंगे होते ही रहते थे। हालांकि ये भी पाकिस्तान था और ये भी पाकिस्तान था, लेकिन ये ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया? इन्होंने कहा कि हम बंगाली लोग हैं और हमें अलग अपना एक नेशन चाहिए। तो इंडिया ने इस ईस्ट पाकिस्तान की मदद की और इसका अपना अलग एक नेशन बन गया, जिसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया बांग्लादेश। ठीक है। सो दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने ये मूवमेंट लेड किया था। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। ये बंगाली नेम है, एक मुक्ति वाहिनी। शेख मुजीबुर रहमान ने कौन सा मूवमेंट लेड किया? तो ये बांग्लादेश की जो फ्रीडम का मूवमेंट था। जैसे इंडिया के फ्रीडम का मूवमेंट था ना, 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिल जाती है, वैसे ये बांग्लादेश में भी ये लोग फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट करते हैं। और शेख मुजीबुर रहमान करके एक पर्सन थे, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप का नाम क्या रखा इन्होंने? मुक्ति वाहिनी। ग्रुप का नाम क्या रखा इन्होंने? मुक्ति वाहिनी। और ये अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते हैं। इंडिया भी इनका साथ देता है। फाइनली बांग्लादेश जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। ईस्ट पाकिस्तान नाम बदल कर उसका नाम क्या रख दिया जाता है? बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान अफेक्टेड इंडिया एज वेल बिकॉज मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज केम टू इंडिया। अब हम ये बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस को क्यों बीच में लेकर आए? देखो, बांग्लादेश की जब इंडिपेंडेंस मिली ना, तो इंडिया को भी इसमें थोड़ी मतलब ऐसा, इंडिया में भी हमने देखा कि इंडिया को भी इसने अफेक्ट किया। कैसे? देखो, बांग्लादेश में जब दंगे फसाद हो रहे थे ना, तो बांग्लादेश के साइड में ही क्या है? वेस्ट बंगाल आता है इधर अपना। बांग्लादेश में साइड में क्या है? वेस्ट बंगाल। तो ये जो बहुत सारे बांग्लादेश के लोग थे ना, ये भाग भाग के वहाँ से वेस्ट बंगाल यानी कि इंडिया में आ रहे थे। ऊपर मिज़ोरम वगैरह में भी जा रहे थे। मतलब बांग्लादेश के लोग भाग के यहाँ पे आ रहे हैं। इनको ये जो भाग के आ रहे थे ना, दंगे फसाद से बचने के लिए जो लोग भाग के आ रहे थे, इन लोगों को बोला जाता है रेफ्यूजीज़। जो दूसरी कंट्री से आ जाते हैं ना, उनको बोलते हैं रेफ्यूजीज़। तो ये लोग इंडिया में आ रहे थे, इस वजह से इंडिया में भी पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी। ठीक है, तो इसलिए इंडिया को भी अफेक्ट हुआ। देखो, हम रेफ्यूजीज़ को शरण तो दे सकते हैं, है ना। कोई दूसरी कंट्री से अपनी जान को बचाते हुए अगर हमारी कंट्री में आ जाए तो हम उसको शरण तो दे सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो रियल में उस कंट्री से सिर्फ अपनी जान बचा के भागा है या फिर वो किसी और रीज़न से इंडिया में घुसा है। हो सकता है वो कोई टेररिस्ट हो, आतंकवादी हो, है ना। हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है। इसीलिए ऐसे लोगों को अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने इंडिया में रखती है तो बहुत ही सोच समझ के रखती है। ठीक है, तो ये थी इंदिरा गांधी के टाइम पे। इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हो रहा था? बांग्लादेश का पूरा इशू चल रहा था। ईस्ट पाकिस्तान और जो पाकिस्तान है उस पर बहुत ही दंगे हो रहे थे। फाइनली हमने देखा ईस्ट पाकिस्तान का नेम क्या रख देते हैं? बांग्लादेश रख देते हैं और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। नेक्स्ट हमें पढ़ना 1970 के बारे में।
अब तक हमने जो भी पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा, इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा, ये सब 1960s की बात है। 1960 से तो 1969 तक। अब 1970 के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ऑलरेडी 24 मिनट्स हो चुके हैं। सो देन अगर आपको इतने में कुछ भी डिफ़िकल्टी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इज़ मस्ट, ठीक है, शेयर करना ही है वीडियो को, वरना नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। देखो आपका सपोर्ट मिलेगा तभी हम वीडियोस बना पाएंगे, हमें भी एनकरेजमेंट मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।